नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान और हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास कि भारतीय संविधान के इतिहास की कहानी कहां से शुरू होती है, भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है, इन सब बातों के बारे में हम जान रहे थे। तो साथियों, आज के सेशन के आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक इतिहास और इस संवैधानिक इतिहास के इस प्रक्रिया को, इस कहानी को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो साथियों, आपका पुनः वेलकम है। आज की क्लास को पुनः शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है साथियों संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पहली वाली क्लास के बारे में, इसके बारे में तथाकथित जानकारी प्राप्त की कि भारतीय संविधान के बारे में जाना कि भारतीय संविधान क्या होता है। और ये तो आप भी जानते हो कि किसी भी देश के संविधान के भवन का निर्माण उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। किसी भी देश के संविधान को अगर हमें समझना है तो उसकी पृष्ठभूमि और उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। वो तो आपको भी पता है कि भारत का संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था, ये एक विकास की लंबी प्रक्रिया से तैयार हो पाया था। और भारतीय संविधान वो एक दिन की उपज नहीं, कई वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। ये संघर्ष साथियों 19वीं शताब्दी में शुरू होता है और 20वीं शताब्दी के मध्य में आते आते इस संघर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है। तो साथियों, ये तो आप इसीलिए हम भारत के संविधान के इतिहास को पहले पढ़ रहे हैं और फिर हम भारत के संविधान के इतिहास के बाद हम जानेंगे भारत के संविधान को, किस प्रकार सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। ये सब आप जानते हैं, आगे की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो साथियों, हम संवैधानिक इतिहास हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटा था। एक तो साथियों हमने बांटा था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। एक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कितना रहा और कब तक रहा, इसके बारे में जाना। और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था ब्रिटिश ताज का शासनकाल। ब्रिटिश ताज का शासनकाल, यानी ब्रिटिश ताज कह दो या ब्रिटिश हुकूमत कह दो या फिर ब्रिटिश सरकार कह दो, बात एक है, ब्रिटिश ताज का शासनकाल या ब्रिटिश सरकार का शासनकाल। तो हमने जाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो 1600 ईस्वी से शुरू माना जाता है और 1857 ईस्वी तक साथियों है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल भारत के अंदर रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि विक्टोरिया थी इंग्लैंड की जो महारानी, उसमें सॉरी विक्टोरिया नहीं साथी, उसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। उसमें इंग्लैंड की जो महारानी थी तो विक्टोरिया हुआ करती थी, उसके वो क्या हो करती है कि भारत की जो शासन व्यवस्था उस पर अपना आधिपत्य जमा लेती है और उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश सरकार का शासन, जो माना जाता है 1858 से लेकर के और 1947 तक। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत बन गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसी जानकारी हमने पहले वाली क्लास में प्राप्त कर ली थी। देखो अब आगे शुरू करते हैं। आगे की हम पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और इसको हम आगे की ओर शुरू करते हैं। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, इसमें हमने क्या जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और साथियों बात करें कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी स्थापना किसके हस्ताक्षर से हुई, तो उसमें जो इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी, उसमें इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसमें इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी, तो उसमें ब्रिटेन या इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी साथियों वो एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। एलिजाबेथ प्रथम की बात कर रहा हूं साथियों, और जिसके हस्ताक्षर से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और बात करें कहां हुई थी, तो ये भी आपको पता है स्थान इंग्लैंड में हुई थी।
ब्रिटेन में हुई थी, इसके बारे में हमने जाना था। और यह भी जाना था कि पहला अंग्रेज भारत के अंदर सबसे पहले कब आया था और वो अंग्रेज कौन था, उसमें भारत के अंदर किसका शासन हुआ करता था। तो साथियों ये तो आपको भी पता है कि सबसे पहले अंग्रेज के यानी ब्रिटेन की तरफ से वे अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी भारत के अंदर कब आया था। तो वो साथियों आया था 1608 के अंदर आता है। इसका नाम क्या था साथियों, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। उसका नाम था विलियम विलियम हॉकिंस। उसका क्या नाम था, विलियम हॉकिंस भारत में आता है। उस समय भारत में कौन शासक करता था, उस समय भारत में किसका शासन हुआ करता था, तो मुगलों का उस समय भारत के शासक हुआ करता था, शासन हुआ करता था। और उसमें मुगलों की कौन शासक हुआ करते थे, तो वो भी आपको पता है, मुगलों के शासक हुआ करते थे साथियों जहांगीर। उस समय क्या हुआ करता था, यहाँ का शासक हुआ करता था, यहाँ का सम्राट हुआ करता था, जहांगीर हुआ करता था विलियम हॉकिंस के समय। और ये जहांगीर से मुलाकात करता है और जहांगीर उसे सूरत में 400 बीघा जमीन दे देता है साथियों, और ये यहाँ पे कारखाना स्थापित कर लेता है। फिर बाद में आपको भी पता है कि ये विलियम हॉकिंस, इसको कारणवश यहाँ से इंग्लैंड वापस लौटना पड़ता है। और साथियों देखो ये वापस इंग्लैंड लौट जाता है ना। तो प्रश्न हमारा था कि भारत के अंदर अंग्रेजी व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजदूत यानी अंग्रेज व्यापारी भारत के अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले कब आया था, 1608 में आया था। और कौन आया था, तो विलियम हाकिंस आया था। और वैसे आप भी जानते हो कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो व्यापारी थे, व्यापारी के उद्देश्य से सर्वप्रथम कौन आए थे, तो व्यापार के उद्देश्य सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ये ना आपको पता है, पुर्तगाली कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे साथियों। व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी कौन आया था, वो तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में। और वैसे भारत के अंदर सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत में कौन आए, तो पुर्तगाली लोग थे, वो भारत के अंदर आए थे। पुर्तगाली लोग हुआ करते थे। और पुर्तगालियों की बात करूं तो पुर्तगाली की जो हुआ करते थे उसमें सबसे पहले भारत के अंदर कौन आया, यानी इंडिया के अंदर कौन आया, तो इंडिया के अंदर साथियों उस समय आया था 1498 की बात है। उसमें यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साथियों वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के अंदर आता है। और साथियों ये वास्को डिगामा था, इसको साथियों भारत का समुद्री मार्ग का क्या कहा जाता है, समुद्री मार्ग का खोजकर्ता भी कहा जाता है। खोजकर्ता ये साथियों यूरोप से चल करके यूरोप महाद्वीप और भारत के मध्य जो रास्ता है, ये समुद्री मार्ग है, उसकी खोजकर्ता इसको माना जाता है, वास्को डिगामा को माना जाता है। साथियों ये वास्को डिगामा 1498 ईस्वी के अंदर भारत में आया था। और साथियों ये सबसे पहले भारत के अंदर पश्चिमी जो तट है भारत का, केरल में आया था। पश्चिमी तट पर कहां आया था, केरल के अंदर साथियों एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट बंदरगाह यानी ये आपको पता है कालीकट बंदरगाह को क्या कहते हैं, कजिलकट बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों इसके बाद क्या हुआ, ये जो वास्को डिगामा आने के बाद क्या हुआ कि भारत के अंदर पुर्तगाली लोग हैं वो आने शुरू हो गए थे और यहाँ पे उस लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। वैसे बात करें तो ये जो पुर्तगाली लोग थे ना, उन्होंने भी भारत को बर्बाद ही किया था। उन्होंने भारत के अंदर बर्बाद कैसे किया कि उन्होंने जो तंबाकू की देन है ना, जो तंबाकू आजकल जो गुटखा तंबाकू भारत के लोग खा रहे हैं, ये सब की सब पुर्तगालियों की देन है। क्योंकि पुर्तगाली लोग ही यहाँ पे क्या है तंबाकू का उत्पादन करते थे। और आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन है जो आंध्र प्रदेश है, भारत का एक प्रांत है आंध्र प्रदेश, जहां पे होता है भारत के अंदर तंबाकू का उत्पादन। भारत के अंदर किसका उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन। तंबाकू की देन किसकी देन है भाई, ये पुर्तगाली लोग ही थे जो भारत में सर्वप्रथम क्या लेकर के आए थे, तंबाकू लेकर के आए थे। और भारत के अंदर सर्वप्रथम तंबाकू का उत्पादन आपको पता है भारत का एक स्टेट है, भारत का एक प्रांत है आंध्र प्रदेश, जहां पे होता है। और राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में साथियों जालोर है, जालोर जिला राजस्थान का अग्रणी स्थान रखता है, तो जो तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान रखता है। तो इस प्रकार क्या हुआ देखो कि ये लोग आए थे। फिर इस लोगों को आपको पता है हमने पहले वाली क्लास में देखा था कि इन पुर्तगालियों को यहां से एक युद्ध होता है 1612 में। बेस कैप्टन जो एक नौसेना लेकर के इंग्लैंड से आता है और उसके मध्य और पुर्तगालियों के मध्य समुद्री युद्ध होता है। और उस युद्ध में इस पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं, इस लोगों को यहां से भगा दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन वाले लोग हैं जो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। और ब्रिटेन में आपको पता है मुख्य जो केंद्र हुआ करता था वो इंग्लैंड हुआ करता
था तो इंग्लैंड वाले लोग यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के अंदर आ जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर देती है। देखो यहाँ बात देखो, आपको पता है कि सर्वप्रथम ये ध्यान रखना कि भारत के अंदर यूरोपियन कंपनियां कौन कौन सी आई थी। वैसे व्यापार के उद्देश्य से यूरोपियन कंपनियां सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनियां हुआ करती थी, पुर्तगाली कंपनी आई थी, पुर्तगाली कंपनियां भारत में आई। इसके बाद साथियों बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोपियन कंपनियां हुआ करती थी साथियों, सभी की सभी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और साथियों डच जो कंपनी हुआ करती थी वो आए। फिर फ्रांसीसी भारत के अंदर आए, फ्रांसीसी कंपनियां भारत के अंदर आई व्यापार के उद्देश्य से। फिर स्वीडिश वाले जो लोग थे वो भी यहाँ पे व्यापार करने का आए। ये सभी की सभी साथियों क्या है, ये सभी की सभी क्या यूरोपियन कंपनियां हैं। यूरोपियन यूरोपियन जो महाद्वीप है, यूरोपीय जो महाद्वीप है उसी की कंपनियां, उन्हीं के देशों की जो सभी की सभी कंपनियां हैं भारत के अंदर व्यापार करने आई थी। और सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में, वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था। और साथियों इसके बारे में एक चुटकुला भी बहुत मशहूर चुटकुला है। देखो क्या है कि एक टीचर, एक बार क्या हुआ कि एक क्लास चल रही थी और क्लास में एक बार टीचर उस वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा रहे थे। और बच्चे को क्या है कि अचानक से खड़े होकर पूछा, बच्चा भी प्रतिभाशाली साथियों था, कि उसको पूछा कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो बच्चे को इतना तो याद नहीं रहा, लेकिन उसने जैसे ही किताब में उसकी फोटो लगी थी वास्को डी गामा की, उसको देख करके कहा कि सर्दियों में आया था। तो उसने कहा कि जो टीचर थे उसने पूछा कि भाई तेरे को क्या पता सर्दियों में आया था। तो उसने कहा कि देखो सर, ये जो फोटो देख रखी है ना उसमें उसने कोट पहन रखा है, इसलिए ये सर्दियों में आया था, तभी यहाँ पे कोट पहन, हमारे तो अपने तो यहाँ सर्दियों में कोट पहनते हैं, है ना। तो ये अपने एक तरीके से चुटकुला सा लग रहा है ना। तो इसी प्रकार देखो ये 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत के अंदर। और इसके बाद कौन आने लग गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग यहाँ पे, यानी ब्रिटेन वाले लोग भारत के अंदर आ गए थे। तो साथियों अब देखो, अब यहाँ पे ब्रिटेन वाले लोग आ गए। तो ब्रिटेन वाले लोगों में सबसे पहले कौन आया था, विलियम हॉकिंस था, वो भारत के अंदर आया था 1608 में। और 1608 में विलियम हॉकिंस आया और फिर बाद में उसकी क्या है, विलियम हॉकिंस की यहाँ पे दाल नहीं गलने दी, लोगों ने दाल नहीं गलने दी जहांगीर मिश्र को, यहाँ से है जो दाल नहीं गलने दी, तो वो यहाँ से चला गया साथियों। और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत चालाक, बहुत तेज लोग, तेज प्रवृत्ति का एक आदमी था जो इंग्लैंड का था साथियों, सर टॉमस रो भारत के अंदर आता है। जो के कौन था, वो सम्राट होम्स का राजदूत हुआ करता था। तो सम्राट होम्स का जो राजदूत कौन हुआ करता था, सर टॉमस रो भारत के अंदर दोबारा व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आता है, सर टॉमस रो। अब देखो ये सर टॉमस रो सर्वप्रथम कब आता है, देखो 1608 में जो विलियम हॉकिंस आया था वो तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर व्यापार करने से उद्देश्य से यहाँ पे कौन आता है, सर टॉमस रो आता है, जो कि सम्राट होम्स का क्या था, राजदूत हुआ करता था। अब साथियों ये भारत के अंदर आता है और ये आता है साथियों 1615 के अंदर आसपास आता है भारत के अंदर। अब ये जैसे ही 1615 में भारत के अंदर आया तो ये मुलाकात किससे करता है साथियों, जहांगीर उस समय वहां भारत के मुगल सम्राट हुआ करते थे, उससे मुलाकात करता है। और वो मुलाकात कब करता है आपको पता है, तो वो मुलाकात करता है साथियों 10 जनवरी, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करता है। और ये 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करता है तो जहांगीर उन्हें यहाँ पे पुनः व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। तो यहाँ पे प्रश्न देखो, दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के अंदर अंग्रेज लोगों ने या ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन्होंने सर्वप्रथम कारखाना भारत के अंदर कहां खोला, तो 1612 के अंदर, 1612 में एक कारखाना खोला था साथियों सूरत। और सूरत आपको पता है वर्तमान में गुजरात जो भारत का एक प्रांत है, गुजरात जो भारत का एक क्या है, प्रांत है, स्टेट है, जहां पे आता है। तो साथियों गुजरात के अंदर सबसे पहले उन लोगों ने खोला था। यदि प्रश्न आता है कि भारत के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब कारखाना खोला और कहां खोला, तो सूरत के अंदर यानी गुजरात के अंदर खोला था सबसे पहले। और साथियों ये बात आता है कि व्यापार के जो मतलब पुण्य अनुमति उस लोगों ने कब ली थी और किसने अनुमति दी थी, तो वो साथियों थी 10 जनवरी को पुण्य अनुमति ली थी। और ये अनुमति थी साथियों ये राजस्थान के अजमेर जिले में मिली थी। अजमेर जिले में क्या है कि ये जो सर टॉमस रो विलियम हॉकिंस से मिलते हैं, सर टॉमस रो है जो यहाँ मुगल सम्राट हुआ करते थे जहांगीर, उनसे मिलते हैं। और जहांगीर से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, अजमेर राजस्थान में मिलते हैं साथियों। अजमेर राजस्थान में मिलते हैं। और कौन से किले में, मैंने आपको भी बताया था, मैगनीज का किला है जिसको राजस्थान में कहाँ है, अजमेर में है, जिसको क्या कहा जाता है, अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। जहां पे क्या होता है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात होती है और मुलाकात में क्या करते हैं, जहांगीर सर टॉमस रो को यहाँ पे पुनः व्यापार स्थापित करने की है जो यहाँ पे मंजूरी है जो प्रदान कर देते हैं। और ये पुनः यहाँ पे भारत में क्या करने लग जाते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कारखाना पुनः लगा देते हैं।
तो साथियों इस प्रकार की कहानी, यहां तक तो हमने पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखो आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो शुरू करते हैं। और पिछली कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। देखो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। वो देखो स्टोरी कैसे बनती है। अब साथियों ये यहाँ पे कौन सा आपको पता है, व्यापार करते थे, औपनिवेशिक व्यापार। और उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा कारखाना लगा दिया। और दोबारा कारखाना लगाने के बाद ये यहाँ पे पुनः व्यापार शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न देखो यहाँ पे कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने पुनः व्यापार कब शुरू किया और किसकी अनुमति, पुनः व्यापार करने की अनुमति किसने दी। तो 10 जनवरी 1616 में जो पुनः व्यापार शुरू किया था, और जो अनुमति थी वो जहांगीर ने दी थी साथियों। अब देखो ये लोग यहाँ से सामान ले जाते थे भारत से अंदर, यानी औपनिवेशिक व्यापार किया करते थे। यहाँ से कच्चा माल था, वो क्या करते थे कि वो इंग्लैंड सॉरी यूरोप में ले जाते, यूरोपियन देशों में ले जाते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे ये अंग्रेज लोग। देखो क्या होता था पहले, क्या कि आपको पता है भारत के पास इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई फैक्ट्री वगैरह इतना संसाधन नहीं था कि यहाँ पे कच्चे माल को तैयार करके यहीं पर प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार कर दिए जाए। तो ऐसा यहाँ पे सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग यहाँ से कच्चे माल को कहाँ ले जाते थे। देखो ये यूरोप महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिलिपि बना रहा हूँ प्रतिलिपि के रूप में। ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप मान लो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यूरोप महाद्वीप मैंने यहाँ पे बना दिया। और साथियों यहाँ पे मैं मान लो भारत का नक्शा बना देता हूँ छोटा सा, ताकि काम चलो अपना काम हो जाए। ये देखो भारत का मानचित्र है। अपने को काम में लेना उतना ही बनाना है। देखो देखो अपने को ज्यादा काम में नहीं लेना है। देखो ये बना दिया मैंने, ये भारत है। और साथियों अंग्रेज लोग थे तो वो यहाँ पे क्या करते थे, औपनिवेशिक व्यापार किया करते थे। औपनिवेशिक व्यापार यहाँ पे किया करते थे। औपनिवेशिक कौन सा व्यापार करते थे, ये ध्यान में रखना, औपनिवेशिक व्यापार करते थे। औपनिवेशिक व्यापार को मैंने बताया था, ये यहाँ से क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे साथियों। यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे, कच्चे माल लेकर जाते थे और फिर यूरोप के अंदर या अपने देश के अंदर ले जाते थे। और उसे तैयार करके इस माल को क्या कहां पर आकर बेचते थे, वापस इसी तैयार करके वापस इसी देश में भारत के अंदर या अन्य जो यूरोपियन देश थे, अन्य देशों में ये लोग अंग्रेज लोग थे, इस व्यापार को किया करते थे। अब साथियों ये देखो यहां से ये लोग क्या है कि समुद्री मार्ग से जाते थे। समुद्री मार्ग था, कोई हवाई जहाज उस समय नहीं हुआ करती थी, इतनी सुविधा उस समय नहीं हुआ करती थी साथियों। ये समुद्री मार्ग से यहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको पता है खर्चा भी बहुत आ रहा है समुद्री मार्ग से। यहाँ से कोई आपको देखो ये जहाजों के माध्यम से कच्चे माल को ले जाते थे, यानी जूट हुआ करता था, कपास हुआ करता था, मक्का, गेहूं, इस प्रकार के जो भी यहाँ के जो कच्चा माल के रूप में ये यहाँ से ले जाते थे, फिर तैयार करके भारत के अंदर बेचते थे और इन लोगों को मुनाफा होता था साथियों। तो क्या हुआ कि खर्चा को बढ़ाने के लिए उसने क्या कर दिया, यहाँ के रेट बढ़ा लिए और किसानों को और यहाँ के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। अब देखो प्रभावित करना कैसे शुरू किया वो बताऊं। देखो किसान लोग हुआ करते थे उस समय जो खेती किया करते थे। अब किसानों को क्या है कि यहाँ पे उसने गेहूं की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, जूट की खेती के लिए क्या है कि कीटनाशक ला करके यूरोपियन देशों से दिए कि भाई आप इस कीटनाशक का यहाँ पे छिड़काव करो। और आप अच्छी अच्छी किस्में ला करके दी। तो किसानों ने यहाँ पे जोतना शुरू किया तो बहुत अच्छी और बहुत गुणवत्ता वाली और ज्यादा फसलें यहाँ पे भारत के अंदर होनी शुरू हो गई थी। और साथियों फिर ये कीटनाशकों अचानक क्या कर दिया, उस मुनाफे को, उस घाटे को पूरा करने, क्योंकि ये यहाँ से जो सामान लिया करते थे ना, वो कभी कभी क्या होता था कि इतना बड़ा लंबा रास्ता होता था। तो रास्ते में क्या हुआ करता कि भाई जहाज था वो पानी में पलट जाया करता था, तो बहुत ज्यादा उनको हानि हुआ करती थी। तो साथियों उस हानि, उस घाटे को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से खर्चा, यहाँ पे जो रेट थे उसको बढ़ा दिया करते थे, है ना। कम पैसों में खरीदते और ज्यादा पैसों में बेचते थे, ऐसी उनकी जो रणनीति हुआ करती थी। तो साथियों यहाँ पे क्या किया, किसानों को जो कीटनाशक दी उसकी दवाइयों की जो रेट थे वो बढ़ा दिए। अब बढ़ाने से क्या हुआ कि आपको पता किसान खरीदेंगे कैसे। तो अब देखो इस प्रकार से बहुत ज्यादा एक तरीके से किसानों की दशा थी, बहुत खराब हो गई साथियों। एक ऐसा समय भी आया था और ये साथियों लोग थे, इससे लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गए थे। इस प्रकार की बातें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो साथियों ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक ये सामान लेकर के जा रहे हैं। अब देखो यहाँ तो बात ठीक हो गई। अब साथियों ये घटना याद रखना, क्योंकि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास घटनाओं का एक तरीके से क्या है कि समूह है। घटनाओं का क्या, मैंने आपको इतिहास की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी। इतिहास, राजस्थान की इतिहास की सीरीज हमने शुरू की थी, उसमें जाने इतिहास को क्यों पढ़े, इतिहास पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े हमें याद रह सकते, इस प्रकार की इतिहास की सीरीज मैंने पहला वीडियो डाला था इतिहास की परिभाषा। उसमें अच्छी तरीके से बताया कि इतिहास इतिहास की परिभाषा क्या थी कि ऐसी घटनाएं, घटित घटनाएं जिसका लिखित साक्ष्य मिलते हो और जिसको हम क्रमबद्धता से अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास क्या है, घटनाओं का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी होती है। तो उसी समय भी क्या हुआ, एक घटना घट गई साथियों। वो घटना कौन सी घटी वो ध्यान में रखो। क्या हुआ कि घटना ऐसी घटी कि उस समय जो मुगल सम्राट हुआ करता था,
अब यहां से देखो एक स्टोरी, नई स्टोरी, इस स्टोरी का एक नया मोड़ आता है, इस कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू हो जाएगा साथियों। वो कैसे आएगा देखो। अब देखो घटना क्या थी कि जहांगीर था उस समय, आपको पता है मुगल सम्राट हुआ करता था जहांगीर। अब जहांगीर की क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1727 के अंदर। जहांगीर का शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर का जो शासनकाल था साथियों वो रहा था 1605 ईस्वी से लेकर के, 1605 ईस्वी से लेकर के और 1627 ईस्वी तक जहांगीर का जो शासनकाल रहा। और 1627 में क्या हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अब जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब साथियों जहांगीर की मृत्यु होने के बाद अगले सम्राट हैं भारत के, जो हिंदुस्तान के अगले सम्राट मुगल सम्राट बनते हैं साथियों, इसके पुत्र हुआ करते थे खुर्रम। इसके पुत्र खुर्रम हुआ करते थे साथियों। खुर्रम अगले सम्राट बनते हैं और जिसका शासन, खुर्रम यानी इसका दूसरा नाम आपको पता है शाहजहां हुआ करता था साथियों। शाहजहां, शाहजहां यहाँ के भारत के सम्राट बनते हैं और जिसका शासनकाल हुआ करता था साथियों, बात करें 1627 से वो शासन अपना शासन यानी उत्तराधिकारी बनते हैं, भारत मुगल सम्राट बनते हैं शाहजहां। और इसका जो शासनकाल है वो 1657 तक चलता है। और 1657 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आगे के बारे में नहीं। अब साथियों इसके शासनकाल की बात करते हैं। इसके शासनकाल में क्या हुआ, देखो इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने क्या किया और क्या हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके शासनकाल में क्या है कि इतनी ज्यादा खास बातें हैं जो देखने को नहीं मिलती है, वैसे नॉर्मल स्थितियां हैं वो रहती हैं। तो देखो आगे की बात करते हैं। तो इसके शासनकाल में क्या, शाहजहां क्या हुआ करता था, इसने क्या किया, अपने साम्राज्य के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने स्थापत्य कला का सबसे नया यानी स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। स्थापत्य कला का बढ़ावा दिया साथियों। इसके बारे में थोड़ी सी बातें और बता देता हूं बीच में, आपको याद रहे, क्योंकि हम क्या है कि सभी विषयों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आपको हमेशा चीजें और कई विषय आपके क्लियर होते रहे। क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी ज्यादा मैं उस विषय की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो बातें हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि अपना जो टॉपिक है वह संवैधानिक इतिहास, इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले, है ना, और आप भी जानते होंगे इस बातों के बारे में। देखो स्थापत्य कला के बारे में, कैसे उसने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, तो सबसे पहले आपको पता उसने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। उसकी पत्नी हुआ करती थी साथियों मुमताज, जिसकी याद में उसने क्या मिला, उसकी कब्र पे क्या ताजमहल का जो निर्माण यमुना नदी के किनारे आज भी आगरा में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा संगमरमर का बना एक ऐसा भव्य स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण, भारत की इस कला स्थापत्य कला के उदाहरण में वहां पे ये उदाहरण है जो स्थापत्य कला का देखने को मिलता है, ताजमहल। और साथियों ये जो ताजमहल था ये मुमताज उसकी पत्नी हुआ करती थी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। और उसकी जो उसके कहते हैं कि उसकी प्रसव पीड़ा यानी उसके जो पुत्र की उत्पत्ति हो रही थी उस समय प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसकी कब्र पे इस शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था साथियों। और इस ताजमहल का जो निर्माण है, इसके निर्माण की जो रूपरेखा थी साथियों, वो उस्ताद ईशा ने की थी। और ये ताजमहल का जो निर्माण का जो मुख्य कलाकार हुआ करता था साथियों, उस्ताद सॉरी क्या नाम उसका था, उस्ताद अलहर लाहौरी के नाम से उसका जो निर्माण के मुख्य कलाकार हुआ करते थे साथियों उस समय में। तो ताज बात वो अलग बात है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में, भारत के बारे में जानेंगे, भारत की कला संस्कृति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। और साथियों और देखो उसने क्या किया, लाल किले का निर्माण दिल्ली के अंदर क्या किया, लाल किले का निर्माण, लाल किले का निर्माण कहां करवाया, दिल्ली के अंदर करवाया था। किसने, शाहजहां ने करवाया था। और साथियों यहां पे क्या किया कि उसने, इस शाहजहां ने क्या किया, आगरा, पहले क्या हुआ करती, मुगलों की जो राजधानी हुआ करती थी वो साथियों आगरा हुआ करती थी। और आगरा से राजधानी ये कहां से लेकर आया था, दिल्ली में लेकर के आया था। मुगलों की राजधानी अब कहां हो गई, दिल्ली में। लाल किला बनाया था किसने, शाहजहां ने बनवाया था। और साथियों बहुत से दिल्ली में करवाए थे। एक तो जामा मस्जिद है ना दिल्ली की जामा मस्जिद, वो किसने बनवाई थी, तो वो भी इस शाहजहां ने बनवाई थी। और बात करें मोती मस्जिद जो कहां है, आगरा में साथियों, मोती मस्जिद भी किसने बनवाई थी, इस शाहजहां ने बनवाई थी साथियों। तो इस प्रकार देखो इसके स्थापत्य कला में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इस शाहजहां के जो शासनकाल है 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक का रहा, इस शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये इस सबसे ज्यादा इसके शासनकाल में ज्यादा कोई खास बात देखने को नहीं मिलती है, स्थितियां हैं जो नॉर्मल रहती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके शासनकाल में अंग्रेजों की क्या स्थिति थी, अंग्रेजों ने क्या किया वो हमें देखना है। तो अंग्रेजों की बात करूं तो अंग्रेजों ने क्या किया, बात आती है साथियों 1639 ईस्वी की। 1639 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेज क्या करते हैं, मद्रास में, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उन्होंने मद्रास में क्या किया, मद्रास की बात कर रहा हूं साथियों ध्यान रखना,
मद्रास में, जो वर्तमान में मद्रास को क्या कहा जाता है, चेन्नई कहा जाता है, चेन्नई के नाम से। साथियों देखो मद्रास में इन्होंने क्या किया, जो जेम्स जो फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। और कब की थी अंग्रेजों ने, 1639 में मद्रास में की थी साथियों। जॉर्ज फोर्ट सेंट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी मद्रास में। और इसके शासनकाल में ज्यादा इसकी बातें नहीं देखने को मिलती है ना, और स्थितियां नॉर्मल रहती हैं। लेकिन साथियों अगले शासनकाल की बात करें, मुगलों का जो अगला शासक था वो साथियों था शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी मुगलों का बनता है साथियों औरंगजेब। कौन बनता है, औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब के बारे में हम बात करते हैं तो उसके बाद उसके शासनकाल में जानेंगे कि अंग्रेजों की स्थिति क्या थी, अंग्रेजों ने क्या क्या किया, उसके बारे में देखते हैं। देखो अंग्रेजों के बारे में यानी औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब औरंगजेब के बारे में, यानी ये शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी बनता है औरंगजेब। और इसके शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो शासनकाल है साथियों वो 1657 से लेकर के 57 में तक तो वो थे, 1658 में ये शासक बनते हैं। और इसका जो शासनकाल है साथियों वो चलता है 1707 तक, 1707 तक, 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। औरंगजेब का 1707 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखो ये अपने शासनकाल के अंदर रहे, जैसे ये साम्राज्य यानी ये जैसे ही अपना साम्राज्य संभालते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं, शासन बने, तो एक अंग्रेज आपको पता है चालाक हुआ करते थे, बहुत ज्यादा चालाक हुआ करते थे, है ना। चालाक थे तभी तो भारत जैसे देशों में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, और वो कैसे उसने अपनी सत्ता को आधिपत्य यहाँ पे जमा लिया साथियों, वो आप देखते रहिए आगे। पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से बात करें तो अंग्रेज लोग थे, उसने आधिपत्य एक बार पूरे भारत के अंदर, कुछ ऐसे कोई ऐसा देश ना, अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देशों पर उसका अधिकार हुआ करता था, ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। हाँ आपको मैंने पहले बताया था ब्रिटेन आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। तो आपको पता है ब्रिटेन सॉरी अमेरिका है जो आजाद हुआ था ब्रिटेन से, 13 गणराज्य अमेरिका के आजाद हुए थे ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 को। और 4 जुलाई को अमेरिका है जो अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। भारत आपको अपना स्वतंत्र दिवस आपको पता है 15 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत है जो ब्रिटेन से आजाद हुआ था, इंग्लैंड से आजाद हुआ था। तो साथियों ये बातें देखने को मिलती है। तो बहुत बड़ा अंग्रेज उस समय बड़े चालाक लोग थे, चालाक होने के कारण क्या है कि यहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली थी इन लोगों ने। देखो ये चालाक थे, और जैसे ही राजगद्दी पे बैठता है तो एक अंग्रेज, चालाक अंग्रेज था, वो उसके पास जाता है और कहता है कि महाराज आपकी जय हो, शाहजहांपना आपकी जय हो, और आप मुझे भी व्यापार, आप भी हमें भी कोई प्रभुत्व दीजिए, हमें भी कुछ दीजिए, इस प्रकार की विनती करता है। तो औरंगजेब क्या हुआ करता था, बड़ा ये क्या करता है, उनको क्या करता है कि क्योंकि ये जो अंग्रेज लोग थे यहाँ पे व्यापार करते थे, तो ये लोग इन लोगों को, जो मुगलों को क्या करते थे, टैक्स देते थे, कर दिया करते थे साथियों। तो इन लोगों ने क्या किया, औरंगजेब ने इसको कर बढ़ा दिया। और कर बढ़ाने के बाद उसका जो व्यापारिक क्षेत्र था, अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी बढ़ा दिया। कि भाई व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा दिया तो कर भी बढ़ाएगा। अब व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा दिया, जो अब बात कर रहे हैं कि अपन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक क्षेत्र था वो पहले सूरत में था, और फिर उसने व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा दिया कि भाई आप बंगाल वाले क्षेत्रों में भी व्यापार कर सकते हो, क्योंकि बंगाल भी उस समय क्या है कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थान हुआ करता था, जहां पे अच्छी अच्छी खेतियां, कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छे उपज की जो एक तरीके से बहुत अच्छा स्थान हुआ करता था साथियों। तो व्यापार का क्षेत्र बढ़ा दिया किसने, औरंगजेब ने बढ़ा दिया, और उसको यह अनुमति दे दी कि भाई, और इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने उसको जो औरंगजेब थे इसको कर देना शुरू कर दिया। अब साथियों देखो, अब इन लोगों को क्या है कि ये लोग है ना, जैसे इसका व्यापार क्षेत्र बढ़ा, तो ये लोग ये देखो यहाँ से, भारत से, जिससे पहले यहाँ पे किया करते थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सूरत था ना, यहाँ पे व्यापार किया करते थे। अब आपको पता है भारत के नक्शे में आप देखोगे तो भारत के नक्शे में यहाँ पे पड़ता है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता यहाँ पे पड़ता है साथियों, यहाँ से, और फिर इस प्रकार से है ना, ऐसे भारत का नक्शा है। अब ये लोग क्या है, इसकी तरफ बढ़ने लग गए, बंगाल की तरफ बढ़े साथियों, किसकी तरफ, बंगाल की तरफ बढ़े, बंगाल की तरफ बढ़े, इस क्षेत्र में आए, अब यहाँ आ गए साथियों। और यहाँ आकर के उसने क्या किया, 1707 की बात बता रहा है, 1700 की बात बता रहा हूँ, 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, तो 1700 की बात में बता रहा हूँ। ये 1700 व्यापार के क्षेत्र से मतलब
उसको जैसे अनुमति मिली तो ये लोग उस बंगाल के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे और 1700 में आते यहाँ पे आए और इस क्षेत्र में क्या करते हैं, कलकत्ता शहर की स्थापना करते हैं। कलकत्ता शहर की क्या कर देते हैं, स्थापना करते हैं। कब की साथियों, प्रश्न उठता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना कब की, तो 1700 ईस्वी में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे यानी अंग्रेजों ने क्या की, कलकत्ता नगर को बसाया था। की कलकत्ता की स्थापना कर दी और साथियों कलकत्ता के अंदर एक दुर्ग का निर्माण किया जिसको कहा जाता है फोर्ट विलियम दुर्ग। क्या कहा जाता है, फोर्ट विलियम दुर्ग की स्थापना की। कब की, 1700 में कलकत्ता की स्थापना। अब आपको पता है यहाँ पे व्यापार का जो क्षेत्र बढ़ा इन लोगों का, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कि कलकत्ता में आ जाते हैं और कलकत्ता में आकर के ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कारखाने स्थापित कर देते हैं। और आपको पता है कि बात करें, कलकत्ता एक तरीके से औद्योगिक नगरी है। सबसे ज्यादा कारखाने आज भी अगर देखने को मिलते हैं तो वो कलकत्ता के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कारखाने कहाँ है भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर है आज भी, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर क्या किया, सबसे पहले कारखाने लगाए, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आ गए थे, क्योंकि उन लोगों का व्यापार करने का जो क्षेत्र था वो भी बढ़ गया था। इसलिए यहाँ से ज्यादा जो जहाजों के माध्यम से, जो समुद्री मार्ग से वो लेकर के जाते थे इंग्लैंड में अपना सामान, कच्चे माल को जो लेकर के जाते थे, तो साथियों यहाँ से क्या मशीन भी लेके आ गए, यहीं पे कारखाने स्थापित कर लिए और यहीं पे उस लोगों ने क्या कर दिया, व्यापार करना। देखो ये किस प्रकार इनकी बढ़ रही है ना स्थितियां। अब देखो 1700 ईस्वी में इसने कलकत्ता की स्थापना कर दी। लेकिन साथियों एक घटना और घटित, आपको पता है ये घटना क्या थी, ये घटना है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब साथियों इसकी मृत्यु होने पर आपको भी पता है कि मुगलों के जो, देखो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। अब 1707 में जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो ये आपको पता है कि औरंगजेब है ये मुगलों के अंतिम प्रतापी शासक माने जाते हैं। और अधिकांशतः क्या है कि इसके जाने के बाद है जो मुगलों का जो शासन था, सिंहासन था, अस्तित्व था मुगलों का, वो खत्म सा ही हो जाता है साथियों। वैसे कोई खास कारण यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। और लगभग क्या है कि मुगल सिंहासन क्या है साथियों, औरंगजेब के जाने के बाद मुगल सिंहासन था वो डगमगा गया था। मुगल सिंहासन क्या हुआ, डगमगा जाता है, इसके जो औरंगजेब के जाने से डगमगा जाता है। अब साथियों मुगल सिंहासन 1707 में क्या है, डगमगा जाता है। और इस डगमगाए हुए मुगल सिंहासन का जो फायदा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। कौन उठाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी फायदा उठाती है। फायदा क्या उठाती है साथियों, ये फायदा ये उठाती है कि ये जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी, ब्रिटिश लोग थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने क्या किया कि जो मद्रास था उस समय, मद्रास और मुंबई था, मुंबई वाला जो क्षेत्र था साथियों, उस मुंबई और मद्रास वाले क्षेत्र को क्या कर लिया, हड़प लिया किससे, जो इसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे औरंगजेब के, उससे क्या कर लिया, मुंबई और मद्रास क्या कर लिया, हड़प लिया। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब देखो यहां से आपको कहानी एक बड़ी, एक तरीके से बहुत अच्छा एक कहानी में चढ़ाव आ रहा है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो क्या कर लेते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब मरने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद मुगल सिंहासन डगमगा जाता है, जिसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उठाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, मद्रास और मुंबई इन लोगों से क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं और अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो साथियों देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य की जो लालसा है यहाँ पे क्या है, बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है ना। ये लोग अपनी लालसा को बढ़ा रहे हैं साम्राज्य के प्रति, ये तो आपको पता है। अब देखो आगे की स्टोरी क्या होती है। अब ये यहां से इसकी साम्राज्य की लालसा इनकी बढ़ गई। अब ये तो बात ठीक है, अब इनके मन में क्या है कि भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित करने के जो विचार हैं साथियों, तरह तरह के विचार हैं इसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, एक घटना और घटित होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसकी मृत्यु के बाद साथियों एक घटना और घटती है। उस समय समकालीन विश्व में घटना घट रही है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो क्या था साथियों, बात है उस घटना का समय था, वो ध्यान में रखना। समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, समय अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। समय का पहिया है वो निरंतर अपनी गति पे अग्रसर था। और साथियों समय आता है 1717 का। कौन सा समय की बात कर रहा हूं, समय आता है साथियों, सन थी वो 1717 साथियों। और 1717 में क्या होता है, 1717 में मुगल सम्राट हुआ करता था साथियों, फर्रुख सियर। उस समय क्या हुआ करता था, फर्रुख सियर मुगल सम्राट हुआ करता था। फर्रुख सियर उस समय क्या हुआ करता था, ये मुगल सम्राट हुआ करता था। 1717 की बात कर रहा हूं, फर्रुख सियर क्या हुआ करता था, मुगल सम्राट हुआ करता था। साथियों इस मुगल सम्राट फर्रुख सियर के क्या था, गर्दन में दर्द था। और गर्दन में दर्द की वजह से क्या हुआ, इसकी गर्दन टेढ़ी रहती थी, ऐसे चलता था साथियों, ऐसे
ऐसे चलता था, ये हमेशा ऐसे रहता था। अब साथियों क्या हुआ 1717 में, देखो क्या घटना घटती है कि 1717 में क्या हुआ कि इस फर्रुखशियर की जो गर्दन ऐसी टेढ़ी रहती थी, इसका इलाज एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कर दिया। अंग्रेजी डॉक्टर हुआ करता था साथियों, उसने क्या किया कि इस फर्रुखशियर की गर्दन को इलाज कर दिया, यानी इसकी फर्रुखशियर की जो गर्दन में जो दर्द था उसको ठीक कर दिया, दर्द ठीक कर दिया साथियों। क्या कर दिया? दर्द ठीक कर दिया। अब इसकी गर्दन का दर्द ठीक हो गया साथियों, तो ये परिणाम स्वरूप आपको पता है क्या हुआ? खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसकी गर्दन ऐसे रहने लग गई। अब ये खुश हो गया, अब खुशी के मारे साथियों उसके फूले नहीं समा रहा था, तो इसने क्या किया, खुशी खुशी में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या है कि निःशुल्क व्यापार करने का क्या कर देता है, फरमान जारी कर देता है, निःशुल्क व्यापार करने की। देखो साथियों, ये देखो निःशुल्क, निःशुल्क व्यापार की बात कर रहा हूं, निःशुल्क व्यापार करने का फरमान यानी मंजूरी है उसको दे देता है। कब दी थी? 1717 में। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है देखो कि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति किसने दी और कब दी थी? तो एक मुगल सम्राट हुआ करते थे फर्रुखशियर, जिन्होंने 1717 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को यानी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और साथियों देखो पहले क्या हुआ था कि ये लोग अंग्रेज थे, यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो ये लोग यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो इन लोगों से क्या क्या करते थे, मुगल सम्राट हुआ करते थे वो टैक्स लिया करते थे। औरंगजेब ने टैक्स बढ़ाया था, सब उसका व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा दिया, जहांगीर भी उससे टैक्स लिया करता था। तो देखो ऐसी बातें हैं जो देखने को मिलती है। अब देखो अब ये लोगों के क्या हुआ, इसका जो निःशुल्क व्यापार करने को, जैसे निःशुल्क व्यापार है इसका निःशुल्क कर दिया, यहाँ पे कोई उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। अब साथियों उसके एक तो जो बंगाल पे उसका क्या था, पहले से जी था, है ना, बंगाल पे उसका अधिकार करना चाहते थे, उसने मुंबई और मद्रास को तो हड़प लिया था। अब देखो बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग, अब बंगाल की तरफ बढ़े, देखो बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो साथियों उस बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा कैसे करते हैं, उस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन हुआ करता था, इसके बारे में देखते हैं। तो ये साथियों क्या करते हैं, अब बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं, बंगाल को हड़प लेते हैं। किस प्रकार? तो बंगाल का उस समय नवाब कौन हुआ करता था वो देखते हैं। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब उसमें कौन हुआ करता था? तो साथियों बंगाल का नवाब उसमें हुआ करता था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का क्या हुआ करता था, नवाब हुआ करता था। सिराजुद्दौला नवाब हुआ करता था बंगाल का, ये भाई बंगाल का नवाब था उस समय। अब साथियों क्या हुआ, कैसे हड़पते हैं, देखो एक ये चाल चलते हैं साथियों। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला था उस पे एक आरोप लगा देते हैं। कौन सा आरोप? ये तो आपने भी पढ़ा होगा, वो काल कोठरी वाला, एक काल कोठरी वाली घटना। कौन सी? काल कोठरी वाली घटना, कोठरी वाली घटना, घटना। हालांकि ये जो घटना है काल कोठरी वाली घटना, इसको इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं, इतिहासकार इसका कोई कोई स्थान विशेष नहीं देते इतना, इसको काल्पनिक घटना मान बताते हैं इतिहासकार, इसको कोई स्थान विशेष नहीं देते हैं। कहते हैं कि जो इस पे आरोप था साथियों सिराजुद्दौला पे कि इन्होंने क्या किया कि औपनिवेशिक जो लोग थे, जो सॉरी यूरोपियन जो लोग थे, उन लोगों पे क्या किया, इस काल कोठरी के अंदर डाला और उसको मार पिटाई उसको की थी। तो इस प्रकार के उस पे आरोप लगे थे साथियों। फिर क्या होता है कि इस आरोप लगने के बाद क्या होता है कि युद्ध होता है, और युद्ध किस किस के मध्य होता है, इस सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, यानी बंगाल के नवाब के मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध होता है। जो युद्ध किस नाम से जाना जाता है साथियों, वो युद्ध था साथियों प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब साथियों ये प्लासी का युद्ध होता है। अब साथियों प्रश्न उठता है कि प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध था वो साथियों हुआ था, आपको पता है 23 जून का समय था, और 1757 की कहानी आपको याद होगी। 1757 का समय था साथियों और ये युद्ध होता है, पलासी का युद्ध। और पलासी आपको पता है कहां पे है? पलासी साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंदर एक नदियां जिला है साथियों, जहां पे है जो पलासी नामक एक स्थान है, जहां पे पलासी का युद्ध होता है। और ये युद्ध नहीं साथियों, एक तरीके से संघर्ष था, यानी अंग्रेजों के प्रति पहला संघर्ष था साथियों। वो कैसे देखते हैं देखो कि ये युद्ध होता है साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य और बंगाल का नवाब के मध्य। तो बंगाल का जो नवाब था साथियों उस समय कौन हुआ करता था, यानी बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। और उसके सामने कौन होता है साथियों? उसके सामने होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति के मध्य। देखो अब देखो यहां से बातें देखो, बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल का नवाब था साथियों सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था उसके मध्य। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था साथियों रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम था।
क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम था। सिराजुद्दौला का साथियों एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति था साथियों। सेनापति का नाम था मीर जाफर, मीर जाफर, ध्यान रखना नाम का, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। मीर जाफर साथियों उसका सेनापति था। तो मीर जाफर के मध्य और इस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और इससे पहले क्या, देखो ये युद्ध था, ये साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, क्योंकि साथियों ये जो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों ये जो मीर जाफर है ये साथियों बिक जाता है और ये धोखा दे देता है किसको, सिराजुद्दौला को क्या करता है, धोखा दे देता है। धोखा देकर के ये कौन जीत जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। यानी ये जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये रॉबर्ट क्लाइव के हाथों क्या हो जाता है साथियों, बिक जाता है। और ये दोनों मिलकर के किसको धोखा दे देते हैं, सिराजुद्दौला का धोखा दे देते हैं। और धोखे से ये प्लासी का युद्ध कौन जीत जाता है साथियों, ये जीत जाता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, यानी इस युद्ध को जीत जाता है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रथम संघर्ष, एक तरीके से युद्ध नहीं, ये संघर्ष था साथियों, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। अब साथियों रॉबर्ट क्लाइव है जो परिणाम स्वरूप आपको पता है, जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, वो युद्ध जीत जाते हैं। और इस रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, गवर्नर। साथियों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे गवर्नर शब्द लिखा है, न कि गवर्नर जनरल। ध्यान देखने वाले योग्य बात यही है कि जो बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, गवर्नर नाम लिया है मैंने यहाँ पे, गवर्नर जनरल नाम नहीं लिया, देखो वो आगे बताऊंगा। क्योंकि ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये प्लासी का युद्ध जीतने के बाद बंगाल का क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। और गवर्नर बनता है, फिर बाद में साथियों यही जो गवर्नर है, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर है, ये आगे जाकर के क्या बन जाता है, फिर 1773 का जो हम पढ़ेंगे ना रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, विनिमय अधिनियम 1773, जो भारत के अंदर पहला लिखित कानून माना जाता है, उस कानून में क्या कर जाता है, इस बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। और फिर 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है, उसमें क्या करते हैं कि उस गवर्नर जनरल का जो पद है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर देते हैं। और फिर 1858 के अंदर, यानी 1858 का जो शासन, भारतीय शासन अधिनियम आता है, उसमें क्या करती है, इस गवर्नर जनरल को पद को हटा करके उसी पद के स्थान पर भारत का वायसराय पद लिया जाता है। तो वो हम आगे पढ़ते रहेंगे साथियों। तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पे क्या बताया है, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन हुआ करता था, तो भारत का प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था साथियों। ये बातें ध्यान में देखने की बातें योग्य हैं। अब देखो साथियों आगे देखो, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर भी पूछ लिया, वो हम आगे बात करेंगे वैसे, लेकिन बता देता हूं। तो वॉरेन हेस्टिंग थे, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर हुआ करते थे, जो क्या करते हैं साथियों, जो बंगाल के अंदर जो भारत के अंदर सर्वप्रथम जिला कलेक्टर का पद लेकर के आते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले जिला कलेक्टर का पद कौन लाया था, कब लागू हुआ था, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लिखित भारत का पहला कानून आया था, उस कानून में सबसे पहले जिला पद, जो जिला कलेक्टर का जो पद था उसका सृजन किया था। और किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग किया करता, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर हुआ करते थे, जनरल नहीं साथियों, गवर्नर हुआ करते थे भारत के, बंगाल के। और वो क्या करते थे, जो बाद में क्या कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वही बने थे, कौन, वॉरेन हेस्टिंग। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो ये क्या होता है, अब ये यहां से देखो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव है वो युद्ध जीत जाता है ना। और क्या करता है कि इस जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस बंगाल पे क्या कर लेता है, अपना आधिपत्य कर लेता है। कौन कर लेता है, रॉबर्ट क्लाइव इस बंगाल वाले क्षेत्र पे क्या कर लेता है, आधिपत्य जमा लेता है साथियों। अब आधिपत्य उसने तो जमा लिया, अब देखो लेकिन हुआ क्या कि आधिपत्य तो जमा लिया, लेकिन उसको वैधानिक तरीके से वो आधिपत्य नहीं जमा पाया। यानी अब भी क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे वो बनते जा रहे थे साथियों, बंगाल के नवाब बने रहे, लेकिन उसको राजनीतिक जो वैधानिक पद था वो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बंगाल पे उसका अधिकार हो गया, लेकिन उसको वैधानिक रूप से अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। इसके लिए साथियों एक दूसरा युद्ध होता है, वो युद्ध कौन सा था साथियों, वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। और साथियों बक्सर का युद्ध कब होता है वो भी आपको पता है, बक्सर का युद्ध होता है साथियों, वो होता है आपको पता है 22 अक्टूबर और 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। देखो हम पढ़ रहे हैं अब बक्सर का युद्ध, देखो अब पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, हेडिंग बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब आपको होता है बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर और होता है 1764 ईस्वी को।
अब ये युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो साथियों ये युद्ध होता है, वो होता है साथियों, एक तो थे साथियों बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के मध्य, और साथियों एक होता है, एक थे साथियों अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध नहीं है साथियों, ये अवध है, अवध के नवाब के मध्य, और एक साथियों मुगल बादशाह, मुगल बादशाह होते थे, एक हुआ करते थे शाह आलम सेकंड बादशाह, जो कौन हुआ करते थे, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड हुआ करते थे उसके मध्य, और अवध के नवाब थे उसमें साथियों हुआ करते थे सजाउद्दौला, सजाउद्दौला। देखो सिराजुद्दौला अलग है ना, सिराजुद्दौला अलग है, सजाउद्दौला अलग है। देखो सिराजुद्दौला था ना, और सजाउद्दौला था वो तो अवध के नवाब थे, और सिराजुद्दौला थे वो साथियों उस समय हम पढ़े थे ना पहला पलासी का युद्ध, उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और बंगाल के नवाब उस समय कौन हुआ करते थे, मीर कासिम उस समय बंगाल के नवाब हुआ। देखो मैंने आपको बताया ना, पहले उसका बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके जो सेनापति हुआ करते थे वो मीर जाफर थे, और बंगाल के नवाब अब कौन बन रहे हैं, मीर कासिम। तो देखो मीर कासिम और मीर जाफर है, उसमें फर्क है, ध्यान रखना इस बात को। और सजाउद्दौला सिराजुद्दौला को इसमें ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। सिराजुद्दौला है वो तो बंगाल के नवाब है, और जो सजाउद्दौला है वो क्या है, अवध के नवाब है। साथियों इन तीनों का क्या हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था, क्या हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था। और ये तीनों क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। किसके साथ युद्ध होता है, इस तीनों का युद्ध होता है किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति हुआ करते थे साथियों, उस समय जो सेनापति हुआ करते थे उसका नाम था हेक्टर मुनरो। उसका क्या नाम था, हेक्टर मुनरो नाम था साथियों, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, उसका नाम हुआ करता था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो से और इस तीनों नवाबों के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। अब साथियों युद्ध हुआ, भयंकर संघ एक युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध उन दिनों के बीच हो रहा है, और ये युद्ध कौन जीत जाता है साथियों, और ये युद्ध जीत जाता है साथियों हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस युद्ध को क्या जीत जाती है, और ये जो तीनों नवाब थे ये तीनों क्या करते हैं, पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं साथियों, क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। देखो ये यहाँ पे पराजित हो गए, कौन हो गए, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। ये किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, और ये युद्ध करते हुए ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करते हुए, यानी हेक्टर मुनरो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था। और इससे क्या करते हैं, सेनापति हुआ करता था, और सेनापति युद्ध करते हुए ये जीत जाते हैं हेक्टर मुनरो। और साथियों अब क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर क्या है साथियों, ये देखो बक्सर साथियों ये एक बिहार का जिला है साथियों, वर्तमान में क्या है, बिहार का क्या है, जिला है। बक्सर है जो वर्तमान में कहाँ है, बिहार के अंदर है। और साथियों ये बिहार का बक्सर क्या है, जिला है, ये भी ध्यान रखना। तो साथियों परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बक्सर का युद्ध जीत जाती है। और इस बार क्या होता है कि जो बंगाल के अपने बोलते ना कि मैंने कहा था कि उसकी राजनीतिक जो पहुंच थी वो नहीं हो पाती है, यानी वैधानिक रूप से उसकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाती है। और इस बार क्या है, पलासी बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि वैधानिक रूप से है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधीन हो जाती है, कौन, बंगाल उसके अधीन में आ जाती है ना। तो वैधानिक रूप से सत्ता स्थापित कर ली किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर साथियों। अब बंगाल पे किसका राज हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। अब देखो अंग्रेजों की किस किस में, एक तो साथियों मद्रास उसके हाथ में, और एक साथियों मुंबई उसके हाथ में, और एक साथियों बंगाल। और बंगाल में साथियों क्या है कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। क्या था, जो ये लोग इस अधिकार कर रहे हैं, अपनी साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। पहले उसने क्या किया, देखो सूरत में उसको जमीन मिली थी, सूरत गुजरात के अंदर। फिर साथियों उसने मद्रास मद्रास और मुंबई को हड़पा था, मुंबई को हड़प लेते हैं, मुंबई को हड़प लेते हैं। और इसके बाद साथियों ये क्या करते हैं, बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, ये सामरिक दृष्टि से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पे ये लोग अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका दो युद्ध थे वो भी हमने पढ़े, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब साथियों एक बात यहां से निकलेगा, जो बक्सर का युद्ध था जो होने के बाद साथियों ये क्या करते हैं, बंगाल के अंदर क्या करते हैं, बंगाल के अंदर ये क्या करते हैं, द्विज शासन प्रणाली की स्थापना कर देते हैं। द्विज शासन प्रणाली, ये द्विज शासन प्रणाली क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना के बारे में कि भाई इस द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापना किसने की थी। तो द्वैध शासन की प्रणाली की जो स्थापना है वो की थी साथियों रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। क्लाइव। और साथियों जो रॉबर्ट क्लाइव है कब स्थापना करता है? 1765 में। 1765 में स्थापना करता है। और साथियों ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये आपको पता है वही है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था साथियों रॉबर्ट क्लाइव। और इसका जो शासनकाल था साथियों वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो शासनकाल था वो 1758 से लेकर के 68 लिख दिया ना, 1758 से लेकर के 1760 तक इसका जो शासनकाल रहा ये था इसका गवर्नर का प्रथम जो शासनकाल रहा था। और साथियों ये द्वैध शासन प्रणाली का जो कब से कब तक कहां से कहां तक चली इसका जो यानी कब से कब यानी कहां कब इसकी स्थापना हुई और कब से कहां तक चली, कौन कौन सा समय था जब तक इस शासन प्रणाली को बाद में खत्म हो गई थी। तो साथियों ये द्वैध शासन प्रणाली थी साथियों, इसकी स्थापना 1765 में होती है। तो ये 1765 से लेकर के और साथियों ये चलती है 1772 तक। 72 तक ये द्वैध शासन प्रणाली है जो लागू हुई थी साथियों। इस दौरान क्या हुआ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आ रही है जो ये जो 1765 से 1772 में चली। और साथियों इस दौरान क्या होता है कि एक संधि होती है जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी एक तरीके से वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी एक तरीके से उसके हाथ में आ गया था। बहुत अच्छा उनके लिए एक चाल चली थी उन लोगों ने, और वो उस तरीके से सबसे बड़ी वहां से एक मतलब ये निकल के आता है कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा काम वहां पर कर दिया और उसने कई चीजें देखने को मिलती है। वो संधि कौन सी थी साथियों? वो संधि देखो ध्यान में रखना, वो संधि थी साथियों इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि साथियों वो हुई थी 1600 ना हमारा बार बार में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि है साथियों ये किस किस के मध्य होती है? तो ये साथियों ध्यान रखना, बब्बू ये नाम, ये ट्रिक से याद रखना, ये ट्रिक है साथियों ओनली फॉर। ये देखो बी से बिहार है, ठीक है, और बी से बंगाल है, और साथियों बात करें यू से उड़ीसा, इनके मध्य क्या हो जाती है? ये संधि होती है साथियों ईस्ट इंडिया जो कंपनी के मध्य। और ये कौन सी संधि? इसका नाम क्या? इलाहाबाद की संधि। ये अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी कामयाबी बोल सकते हो साथियों इसको, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये यहाँ पे क्या करते हैं इलाहाबाद की संधि हो जाती है द्वैध शासन प्रणाली। अब देखो द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? देखो द्वैध शासन प्रणाली में क्या, जैसे उदाहरण से बताता हूँ, जैसे केंद्र में सरकार, केंद्र में कानून है ना, तो केंद्र के कानून बनाते हैं। और राज्य में क्या, राज्य के कानून अलग बनेंगे, है ना। इसमें केंद्र अपने कानून बनाएगा और राज्य अपने कानून बनाएगा। यानी केंद्र में तो कौन कानून बना रहा था? उसमें वायसराय था, वो बनाया था, यानी वायसराय बनाया था। और राज्य में कौन है? उसमें गवर्नर है जो कानून बना रहा था। तो साथियों ये देखो बात होती है, तो ये होती है द्वैध शासन प्रणाली। ये केंद्र में तो वायसराय कानून बनाता है और राज्य में गवर्नर, और अपने अपने हिसाब से अपने अपने कानून लागू करते हैं। तो ये होती है द्वैध शासन प्रणाली थी। और साथियों ये द्वैध शासन प्रणाली है जो 1772 के अंदर अंदर क्या होता है, ये द्वैध शासन प्रणाली वो खत्म हो जाती है। और साथियों ये इलाहाबाद की संधि थी किस किस के मध्य हुई थी? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के मध्य हुई थी। इन तीनों की यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? दीवानी साथियों। क्या हो जाती है? दीवानी इस लोगों को प्राप्त हो जाती है। दीवानी वो नहीं, दीवाना दीवानी वाली, दीवानी प्राप्त हो गई है। देखो दीवानी यहाँ पे अलग है, इसका अर्थ अलग है। दीवानी मतलब राजस्व प्राप्त हो जाता है, अंग्रेजों को क्या हो जाता है? राजस्व, राजस्व प्राप्त हो जाता है। अब तो आप समझ रहे हो कि दीवानी दीवाना वाली है, वो नहीं है। अंग्रेजों को क्या हो जाता है कि इन तीनों का क्या है यहाँ पे राजस्व पर इसका क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। अब साथियों ये जो द्वैध शासन प्रणाली है ये 1772 तक लागू होती है, इसके बाद ये समाप्त हो जाती है। और 1772 के बाद साथियों जो कानून भारत के अंदर जो लिखित कानून के रूप में फिर ये लोग अपने अपने कानून बना देते हैं, फिर भारत के अंदर कानून आते हैं। और वहीं से क्या है, संवैधानिक इतिहास का वास्तविक जो शुरुआत है वो वहीं से शुरू होती है। देखो बात करें तो कानून कहां बनेंगे? कानून कहां बनने हैं? देखो कानून बनने हैं साथियों ब्रिटेन में। कहां बनने हैं? ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद में कानून बन रहे हैं। और साथियों ये जो ब्रिटेन की संसद में कानून बने ये दो तरीके से लागू होंगे, है ना, दो तरीके से लागू किए जाएंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी और एक क्या करेगी, ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटेन की जो महारानी है वो कानून लागू करेगी। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू कानून। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू कानून, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू कानून वो पहले देखेंगे। और साथियों
दो तरीके का कानून बनने, ध्यान देखना, दो तरीके से कानून बनने भारत के अंदर शुरू होते हैं। 1772 के बाद जब द्वैध शासन प्रणाली हटती है उसके बाद कानून बनने शुरू होते हैं, और कानून वो दो तरीके से बन रहे हैं। एक तो वो कहां बन रहे हैं, ब्रिटिश संसद में बन रहे हैं, और दो तरीके से, एक तो लागू करें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून लागू होंगे, और एक पढ़ेंगे अपन ब्रिटिश ताज द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून लागू, सरकार द्वारा लागू कानून। अब दो तरीके से देखो, इसको हमने दो भागों में बांट लिया तो हमें आसानी से हो जाएगी संविधान के इतिहास के जितने भी कानून हैं, यानी संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान की जो पीछे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी साथियों, और आपको समझ में आएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू कानून कौन कौन से वो देखते हैं। तो साथियों 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको क्या है, जो भारत के अंदर आता है उसमें जो लॉर्ड नॉर्थ थे उसमें इंग्लैंड के क्या हुआ करते थे, लॉर्ड नॉर्थ क्या हुआ करते थे उसमें इंग्लैंड के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और साथियों जो ये क्या करते हैं, भारत के अंदर पहला लिखित कानून भेजते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका नाम है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है इसका, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, लेटिंग एक्ट, एक्ट नाम है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट, यानी विनिमय अधिनियम 1773। और साथियों ये 73 में आता है, और 1 जनवरी 1774 को इसे भारत के अंदर है जो लागू कर दिया जाता है। और ये कानून साथियों इलाहाबाद की जो वहां पे क्या है, इलाहाबाद की जो सभा है उसमें इसको पढ़ा जाता है। कानून आया था इंग्लैंड से पहली बार, जो लिखित कानून था साथियों। और साथियों इसके बाद देखो दूसरा कानून पढ़ेंगे अपन 1784 का, 1784 का, यानी 81 में आता है। वैसे तो हम पढ़ेंगे एक संशोधनात्मक अधिनियम आता है, लेकिन उसमें क्या है कि जो लॉर्ड नॉर्थ थे, जो इंग्लैंड ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे साथियों, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसकी सॉरी मृत्यु नहीं है साथियों, सॉरी, यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्थ थे उसकी सरकार गिर जाती है ब्रिटेन के अंदर। तो सरकार गिरने से क्या है कि एक जो 81 में क्या है वो कानून है जो संशोधनात्मक अधिनियम है जो लागू नहीं हो पाता है। और इसलिए क्या होता है कि फिर अगले वहां इंग्लैंड के जो अगले जो बनते हैं प्रधानमंत्री, वो बनते हैं पिट्स द यंगर, जो अगले प्रधानमंत्री इंग्लैंड के बनते हैं। और साथियों इसकी सरकार आ जाती है, तो वो लोग फिर भारत के अंदर दोबारा कानून आता है, तो उस कानून का नाम साथियों वापस आता है 1781 में आकर के 1784 में आ रहा है। तो उसका नाम क्या हो जाता है, पिट्स द इंडियन एक्ट। क्या नाम उसका रखा जाता है, पिट्स द इंडियन एक्ट। क्या नाम उसका, पिट्स द इंडिया एक्ट, पिट्स द इंडिया एक्ट उसका नाम हो जाता है। और फिर साथियों बात करें तो 1784 के बाद आता है फिर कानून 1813 में चार्टर अधिनियम। उसका क्या नाम है, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, यानी एक्ट आता है। और फिर साथियों इसके बाद इसका जो कानून आता है वो आता है 1833 ईस्वी में, जिसको क्या नाम है साथियों, जिसका नाम है चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम सेकंड। क्या नाम है उसका, चार्टर अधिनियम सेकंड। अब ये आता है, अब इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो अपनी कल वाली क्लास होगी ना, वो उस वाली क्लास में हम, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी जो भी होगी उस क्लास में हम ये पढ़ेंगे 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अलग पढ़ेंगे। फिर इसका जो पिट्स द इंडियन एक्ट जो आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1813 का जो चार्टर अधिनियम उसके बारे में, 1833 का चार्टर अधिनियम सेकंड है उसके बारे में, ये पूरी की पूरी एक क्लास होगी। बहुत ही आनंद का, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है साथियों, वो आगे शुरू हो जाएगी। अब साथियों अब इसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कानून पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार के समय भारत के अंदर कौन कौन से कानून लागू किए गए। तो साथियों ब्रिटिश के बाद में सबसे पहले आया था 1858 में, उसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम कानून, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट, अधिनियम या एक्ट एक ही बात है साथियों, भारत शासन अधिनियम। फिर आता है साथियों 1919 में, 1919 में नहीं 1909 में आता है साथियों। और 1909 में आता है उसका क्या साथियों, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम एक्ट, ठीक है। और फिर साथियों 1919 में आता है, कब आता है, 1919 में आता है, जिसका नाम है साथियों मोंटेग्यू जेम्स एक्ट आता है, वो आता है साथियों। और फिर इसके बाद साथियों 1935 वाला पढ़ेंगे। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम
शासन अधिनियम। इस प्रकार साथियों 1942 में भारत शासन अधिनियम आया था। तो ये सभी की सभी बातें हैं जो सभी की सभी जो अलग अलग इसके जो शासन आए थे, तो यहीं से क्या है कि हम भारत का जो संवैधानिक इतिहास की वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से होती है। ये कानून बनने जब से देश में शुरू होते हैं तो वहीं से भारतीय संविधान की क्या है जो वास्तविक शुरुआत है वो मान ली जाती है। तो साथियों आज की क्लास में यहीं तक अपना जो मैटर था, अपनी कहानी है वो यहीं तक यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि देखो अपने को जो अगली क्लास में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू कानून पढ़ेंगे और एक क्लास में हम पढ़ लेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कानून। और फिर साथियों हम क्या करेंगे, इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, भारत कैसे आजाद हो जाता है, फिर आजाद के बाद भारतीय संविधान सभा बनती है ना, वो कैसे बनी, उसमें कितनी समितियां बनी, इस प्रकार अपना जो क्लास है वो आगे चलती रहेगी और भारत का संविधान हम क्लियर करते रहेंगे। तो साथियों आज की क्लास में आपके दोस्त, आपके अली, आपके सखा, आपके दीजिए इजाजत साथियों आपके दोस्त को। तो आज की क्लास को समापन करते हैं यहीं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई जानकारी, नई उमंग और नई जोश के साथ। तो साथियों आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय किसान, जय जवान, जय संविधान। तो साथियों धन्यवाद।